एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज है लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही टफ समझे जाने वाले सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन 6, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। लेकिन इसे हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे एग्जाम्पल्स और केस लॉज की हेल्प से। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन 6 बात करता है उन फैक्ट्स के बारे में जो कि इशू में तो नहीं है, लेकिन फैक्ट इन इश्यूज से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं, और अगर ऐसा है तो ये फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे सेक्शन 6 के अंडर। फिर वो ट्रांजैक्शन या फिर वो जो फैक्ट हैं वो एक ही प्लेस या टाइम पे हुआ हो या फिर अलग अलग प्लेस और टाइम पे हुआ हो तो भी वो रेलेवेंट माने जाएंगे। यहाँ पे इन फैक्ट्स की रेलेवेंसी की बात हो रही है, ना कि ट्रांजैक्शन की रेलेवेंसी की। एक्ट में दिए हुए इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर किया है उसकी पिटाई करके। तो इस ड्यूरेशन में जब ए बी को मार रहा था, उस ड्यूरेशन में जो भी कुछ ए और बी ने कहा है या फिर जो भी एक्ट इन लोगों ने करे हैं, या फिर इस ड्यूरेशन में जो भी बायस्टैंडर्स थे, जो भी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे, जो भी कुछ उन लोगों ने कहा है या फिर उन लोगों ने किया है, वो भी रेलेवेंट होगा क्योंकि वो इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि जो फैक्ट इशू में नहीं है अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म होते हैं तो वो भी रेलेवेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट होता है जिन्हें हम एक कॉमन नाम से बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, वो सब अलग अलग फैक्ट का पार्ट फॉर्म होते हैं और वो एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ फैक्ट जिनका कि एक कॉमन नाम हो सकता है वो होता है ट्रांजैक्शन। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, उसमें फिजिकल एक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्ट के साथ में वर्ड्स भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एक्ट। इस पूरे पार्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसी के थ्रू हम पहुंचेंगे कि रेस जेस्टे क्या होता है। ये हमारा एग्जाम्पल है और इसमें है 4 तरह के फैक्ट। ये है ए, इसने क्या करा, इस केरोसिन के कैन को उठा लिया। उसके बाद इस कैन को लेके ये इस बस के पास में गया और इसने बस के ऊपर केरोसिन छिड़क दिया। उसके बाद इसने ये लाइटर उठाया, इसको जलाया और बस में आग लगा दी। यहाँ पे हमारे पास इकट्ठे होते हैं ये 4 फैक्ट जो हमने अभी डिस्कस करे। तो अगर हम इन फैक्ट को इंडिविजुअली देखें, सबसे पहले देखते हैं ये फैक्ट नंबर 1। अगर बाकी के तीनों फैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं हैं, अगर हम इन्हें फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें और सिर्फ ये देखें कि ए ने केरोसिन के कैन को उठाया, तो क्या इसका कोई रेलेवेंस है? क्या ये फैक्ट अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं। केरोसिन का कैन लेके व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, उसका कुछ भी पर्पस हो सकता है उसे अपने घर में कचरा जलाना हो तो भी वो केरोसिन के कैन को उठा के ही अपने घर पे लेके जाएगा। तो ये फैक्ट इंडिविजुअली किसी पर्पस का नहीं है। सिमिलरली अगर हम फैक्ट नंबर 3 की बात करें कि ए ने लाइटर जलाया, तो बहुत सारे लोग सिगरेट को भी जलाने के लिए लाइटर का यूज़ करते हैं, तो ये फैक्ट भी अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन अगर हम इन चारों फैक्ट को एक ही ट्रांजैक्शन में कंसिडर करें, इन चारों को आपस में इंटरलिंक करें, तो हमें यह समझ में आएगा कि जब ए ने केरोसिन का कैन उठाया था तो वो बस में आग लगाने के लिए उसका यूज़ करने वाला था। तो इसलिए फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 3 अपने आप में यूजलेस होते हुए भी इस ट्रांजैक्शन का पार्ट जब बनते हैं तो फैक्ट इन इशू से कनेक्ट हो जाते हैं और ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और रेलेवेंट होते हैं। और यही प्रिंसिपल है रेस जेस्टे का। रेस जेस्टे में क्या होता है
कि कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस, कुछ घटनाएं होती हैं जो कि इमीडिएट, ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई प्लानिंग, कोई कैलकुलेशन, कुछ मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ सोचना समझना नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जैसे कि रिएक्शंस होती हैं उस तरीके से। और अगर ये सर्कमस्टांसेस किसी एक्ट को, किसी कार्य को इलस्ट्रेट करती हैं या फिर क्लैरिफाई करती हैं तो वो होती हैं रेस जेस्टे, वो एडमिसिबल होती हैं एज रेस जेस्टे। यानी कि जो सेक्शन 6 कहता है वो फैक्ट जो कि इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं कि एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं, वही प्रिंसिपल है रेस जेस्टे, या फिर ये कहें कि सेक्शन 6 इज बेस्ड ऑन रेस जेस्टे। आई होप आपको ये समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है ए और ये है बी। अब क्या हुआ कि ए ने बी पर अटैक कर दिया, उस पर असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसको देखते हुए सी और डी ने तुरंत ही शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि देखो देखो ए बी पे असॉल्ट कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है। तो सी और डी का चिल्लाना, उनका शोर मचाना एक फैक्ट है और इस फैक्ट को हम रेलेवेंट मानेंगे क्योंकि ये इसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ए ने बी को मारा, उसके रिएक्शन में सी और डी घबरा गए और उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इमीडिएट रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे रेस जेस्टे एडमिसिबल होगा और इस फैक्ट को रेलेवेंट माना जाएगा एज रेस जेस्टे। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ये जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था वो एक केस लॉ है बेसिकली, दैट इज MP जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन द ईयर 1980। तो एग्जाम्पल के साथ ही हमने केस भी डिस्कस कर लिया। डिस्कस करते हैं अगला केस, दैट इज आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ये केस है 1695 का, काफ़ी पुराना केस है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या होता है, एक वुमन अपने रूम से बाहर आती हैं ये चिल्लाते हुए कि आंटी आंटी देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। उसके थ्रोट से खून बह रहा होता है, यानी कि बेडिंगफील्ड ने उसका थ्रोट काट दिया और वो वुमन बाहर रोते रोते आती है कि देखो मेरे साथ क्या किया। तो क्या इस वुमन का चिल्लाना और अपनी आंटी को ऐसा ऐसा कहना ये रेलेवेंट होगा? तो कोर्ट में कहा कि ये एडमिसिबल नहीं है क्योंकि एक्ट होने के बाद उन्होंने आके ऐसा कहा है। जब एक्ट हो रहा था उस समय इन्होंने ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। एक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद ये रिएक्शन आया है, इसलिए ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है और ये एडमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 2 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि कितना टाइम होना चाहिए ट्रांजैक्शन के बीच में या फिर रिएक्शन के बीच में, और FIR का क्या इंपॉर्टेंस है रेस जेस्टे के लिए। तो श्याम नंदन वाले केस में क्या होता है कि ये एक पर्सन है, ये विटनेस हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ दिक्कत हो गई थी, और जब भी प्रॉब्लम हुई थी तो ये पर्सन यहीं पे थे। इन्होंने पूरी प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी किया। उन्होंने शोर मचा के आसपास और लोगों को इकट्ठा करा। पूरे ट्रांजैक्शन के समय ये यहीं पर थे और जैसे ही ये ख़त्म हुआ ये भागते भागते गए पुलिस स्टेशन और इन्होंने पुलिस को जाके सब कुछ बता दिया और उसका FIR रिकॉर्ड करवा दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने माना है कि इस FIR का होना इस पूरे ट्रांजैक्शन का पार्ट है क्योंकि इन्होंने पूरा ये प्रॉब्लम देखा और तुरंत ही FIR करने चले आए। तो कोर्ट ने कहा है कि ये FIR इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है और रेस जेस्टे के लिए सेक्शन 6 के लिए ये एडमिसिबल होगा। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि प्रॉब्लम के होने और FIR करने के बीच में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही सही। ये व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आएगा या जैसे भी आएगा तो उसमें थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये टाइम का जो टाइम गया है ये इममटेरियल है। इस टाइम की वजह से हम FIR की रेलेवेंसी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे FIR रेलेवेंट है और ये जो टाइम थोड़ा सा बीच में चला गया है वो इममटेरियल है, इनकंसिडरेबल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा सेक्शन 6 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग।
जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।